आखिरकार क्या नाटो ने स्वीकार कर लिया है हार? ऐसी बात क्यों कही जा रही है? तो वहीं दूसरी तरफ क्या रूस यूक्रेन के बीच एक डील होने जा रही है? और इस बार क्या रूस ने अंतरिक्ष का सहारा ले लिया है? रूस यूक्रेन जंग से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है सामने। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। इस वक्त बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही है, जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाहे अमेरिका ने कुछ भी कहा हो, आपको याद होगा कि अमेरिका में जब बाइडेन से ये पूछा गया कि एक तरफ इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ रूस यूक्रेन का युद्ध है, क्या दो युद्ध आप संभाल पाओगे? तब बाइडेन ने कहा था, क्या बात करते हो, ये अमेरिका है। लेकिन अब ऐसे लगता है जैसे चचा बाइडेन ने कुछ ज्यादा ही कह दिया। असलियत कुछ और ही दिख रही है और इस वक्त यूक्रेन हार की तरफ बढ़ रहा है। अब ऐसा क्यों, आपको बता दें, यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्र माइकोलाइव में कई सारी चीजें बहुत ही बुरे हालात में चल रही हैं। क्षेत्रीय अधिकारी ये कह रहे हैं कि रूस ने यूक्रेन पर 12 क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है और इन सब के बीच में पूर्व राष्ट्रपति को देश छोड़ने का अधिकार नहीं दिया गया है। यूक्रेन की वायुसेना ने रविवार को बताया कि रूस ने यूक्रेन पर शनिवार रात 12 ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से हमला किया है। हालांकि वायु रक्षा प्रणाली ने 10 ड्रोन को निशाने पर पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया। क्रूज मिसाइल नष्ट नहीं हुई लेकिन अपने निशाने पर नहीं पहुंची। वायुसेना ने बताया कि ईरान द्वारा बनाया गया शहीद ड्रोन यूक्रेन के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहे थे। अधिकांश को यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्र माइकोलाइव में गिरा दिया गया। क्षेत्रीय अधिकारियों ने हमले की पुष्टि की, हालांकि इस पर रूस ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति को देश छोड़ने से रोका गया है। यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको को हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओबर्न से प्रस्तावित मुलाकात के लिए देश छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई। पोरोशेंको ने शुक्रवार को घोषणा की कि संसद से देश छोड़ने की अनुमति मिलने के बावजूद उन्हें सीमा से लौटा दिया गया। मार्शल लॉ के तहत 18 से 60 साल के व्यक्ति को विशेष मंजूरी के बिना देश छोड़ने की अनुमति नहीं है। 58 साल के पोरोशेंको ने कहा कि यात्रा के दौरान उनकी अमेरिकी सदन के स्पीकर माइक जॉनसन से मिलने की योजना थी। अब जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो कहानी में ट्विस्ट आना शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि अब जल्दी ही पुतिन और जेलेंस्की की डील हो सकती। रूस यूक्रेन के आर्मी चीफ सीक्रेट तौर पर बातचीत कर रहे हैं। अमेरिकी जर्नलिस्ट का ये मानना है और ऐसा माना जा रहा है कि जल्दी ही दोनों के बीच में कुछ ऐसी खबर आ सकती है जिसमें कहा जाएगा कि ये युद्ध समाप्त हो गया और रूस को यहाँ पर जीत मिल गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि रूस ऐसा क्या क्या कर रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। रूस ने अब अंतरिक्ष का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। शुरुआती दौर में क्या हो रहा था कि यूक्रेन को पूरा सपोर्ट मिल रहा था, यहाँ तक कि अंतरिक्ष मामले में भी सपोर्ट मिल रहा था यूक्रेन को अमेरिका का। पर अभी ध्यान पूरी तरीके से अमेरिका का बट गया है और यूक्रेन को हथियार मिलने भी बंद हो गए हैं। इन सब के बीच में ये देखने को मिल रहा है कि लगातार रूस आक्रामक हुआ बैठा है। 1 दिसंबर को रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये अनाउंस किया कि हम हाई रिजोल्यूशन इमेज वाले ऑल वेदर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे हैं और हम अब हमलों को बढ़ाएंगे। उसी वक्त डिफेंस मिनिस्टर ने ये भी कह दिया था कि चारों तरफ से हम आगे बढ़ रहे हैं। तभी समझ में आ गया था कि अब यूक्रेन के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी और यूक्रेन इस युद्ध को नहीं जीत पाएगा। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है तो आपको बता दें। वैसे तो अगर देखना चाहेंगे आप तो रूस यूक्रेन युद्ध में बहुत ज्यादा मदद किया है अमेरिका ने यहाँ पर न सिर्फ बड़ी रकम बल्कि अमेरिका और यूरोप से अच्छा खासा हथियार भी लिया। इतना हथियार लिया कि अब उनके लिए ये खाली पड़ रहा है। पर अब धीरे धीरे ये सारी चीजें बंद होती हुई दिख रही हैं और जब ये बंद होती हुई दिख रही हैं तो युद्ध जीतने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब से युद्ध शुरू हुआ था $75 बिलियन की मदद दी गई यूक्रेन को। अमेरिका ने बहुत
ज्यादा पैसे यहाँ पर लगाए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 76.8 बिलियन डॉलर ये एग्जैक्ट अमाउंट है और इसमें मानवीय सहायता के लिए 3.9 बिलियन डॉलर, फाइनेंशियल के लिए 26.4 बिलियन डॉलर, सिक्योरिटी के लिए 18.3 बिलियन डॉलर, हथियार और इक्विपमेंट्स के लिए 23.5 बिलियन डॉलर, ग्रांट और लोन दिया गया वेपन्स और इक्विपमेंट के लिए 4.7 बिलियन डॉलर। मतलब इतना सारा पैसा और इतनी सारी चीजें दी गई। और न सिर्फ इतना बल्कि 10,000 जेवेलियन एंटी आर्मर सिस्टम, 80,000 दूसरे तरह की चीज एंटी आर्मर सिस्टम, 2000 स्ट्रिंगर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, 7000 टीओ मिसाइल्स, ये सारा जो देख रहे हैं आप, एयर डिफेंस, एयर टू ग्राउंड मिसाइल, आर्टिलरी, मैन्ड एयरक्राफ्ट, एक्सप्लोसिव, ये लिस्ट देख रहे हैं आप। कितनी लंबी लिस्ट है, यहाँ तक कि सैटेलाइट सर्विस भी। इतनी लंबी लिस्ट है ये। तो इतनी लंबी लिस्ट की मदद के बाद भी यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये जंग अब हार रहा है यूक्रेन। अब ऐसी बात क्यों कही जा रही है, तो आपको बता दें, ऐसी बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि नाटो ने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप। नाटो ने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप। नाटो के जो चीफ हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और इस स्टेटमेंट के तहत इन्होंने ये कहा है कि जल्दी ही हमें बुरी खबर सुनने को मिल सकती है यूक्रेन से। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अब चूंकि समय पर नहीं मिल रहे हैं गोला बारूद, अब यूक्रेन को हथियार नहीं मिल रहे हैं, इसलिए यूक्रेन यहाँ पर हारेगा और हारने के बाद यहाँ यूक्रेन की सीमाएं वापस से जहाँ पर कब्जा रूस ने कर लिया है वो रूस के हाथ में लग जाएगा। अब नाटो के चीफ की ये बयान बहुत ज़्यादा मायने करता है। रूस यूक्रेन युद्ध के 22 महीने बीत जाने के बाद नाटो चीफ ने यह दावा करके दुनिया भर में खलबली मचा दी है। अब तक रूस को चेतावनी और धमकियां देने वाला, उसे हराने का सपना देखने वाले नाटो देश के चीफ ने बेहद हैरानी भरा बयान दिया है। नाटो चीफ जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि नाटो संगठन के सभी देशों को यूक्रेन से बुरी खबर के लिए तैयार रहना चाहिए। नाटो चीफ के इस बयान को दुनिया काफी गंभीरता से ले रही है। जेंस स्टोल्टेनबर्ग का ये बयान ऐसे वक्त पे आया है जब अभी एक दिन पहले ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सेना में 1,70,000 अतिरिक्त सैनिकों की भर्ती का आदेश दिया है। इनके शामिल होने के बाद रूसी सैनिकों की संख्या हो जाएगी 22 लाख। पुतिन ने सैनिकों की ये संख्या बढ़ाने के लिए मजबूर करने पर नाटो देशों को ही जिम्मेदार ठहराया। अब स्टोल्टेनबर्ग ने एक विदेशी चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा कि हमें यूक्रेन से बुरी खबरों के लिए तैयार रहना चाहिए। नाटो महासचिव ने कहा कि मगर युद्ध चरणों में विकसित होते हैं, इसलिए हमें हर परिस्थिति में यूक्रेन का समर्थन करते रहना चाहिए। स्टोल्टेनबर्ग ने इस बात को स्वीकार किया कि नाटो यूक्रेन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में असमर्थ रहा है। उन्होंने नाटो देशों को गोला बारूद समेत अन्य हथियारों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया। नाटो चीफ ने यूक्रेन की मौजूदा गंभीर स्थिति के मद्देनजर कीव के लिए विशिष्ट कार्रवाई के सुझाव देने से परहेज किया। उन्होंने कहा कि ये निर्णय मैं ऐसी कठिन परिस्थिति में यूक्रेनी लोगों और उनकी सेना के कमांडरों को छोड़ना चाहूंगा। स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि इस वक्त जिन मुद्दों पर हमें ध्यान देना चाहिए उनमें यूरोपीय रक्षा उद्योग का विखंडन भी है। स्टोल्टेनबर्ग ने आखिर में कहा कि युद्ध अप्रत्याशित होते हैं। यहाँ पर ये अब बड़ी खबर निकल कर आ रही है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।